अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ रात को मीर अपने बनाई थी ये रामन के रोमन के क्या बला होती है वो वाली नूडल्स बनाई थी, और ये बिल्कुल इंतहाई फजूल बनी थी और बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी थी। शायद इसका ओरिजिनल टेस्ट अच्छा हो, लेकिन उसने इसके अंदर चाट मसाला एंड पे बहुत ज़्यादा डाल दिया था, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें हो गई थी और ये बिल्कुल खाई भी नहीं जा रही थी। तो इन्होंने फिर ऊपर से थोड़ी बहुत खाई हैं और मुझे भी चेक करवाई हैं, लेकिन मुझसे तो ये खाई नहीं। ये अजीब सा टेस्ट था। तो ये आजकल के बच्चों को बस ये अजीब अजीब चीज़ें ही पसंद हैं जो ट्रेंड में चल रही होती हैं, तो बस बच्चे लेके तो कहते हैं हम लोग भी ज़रा चेक करेंगे इसका टेस्ट किस तरह का है, लेकिन ये बच्चों को खुद भी पसंद नहीं आई। इससे बेहतर जो है जो घर में स्पैगेटीज वगैरह बनती हैं वो मज़े की बन जाती हैं। ये वाली तो बिल्कुल कोई अजीब सी थी। तो आज ये इतने सारे कपड़े भी आप लोग देख रहे हैं, ये ढेर लगा पड़ा है। कल मैंने धोए थे और मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। मैंने कहा लोग भी देख देख के तो परेशान ही होते रहेंगे कि बाजी कितने कपड़े धोती है, और जब भी देखे तो ढेर लगा के बैठी होती है। खैर ये हर घर की कहानी है, हर घर में इतने ज्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि गर्मी है तो डेली चेंज होते हैं। तो धोने वाले भी इसी मिकदार में इकट्ठे हो जाते हैं, और इतने ज्यादा मेरे तो इकट्ठे हुए पड़े थे क्योंकि हम लोग आमने सामने जो है इधर चार घर हैं। तो रस्सियां जो हैं बंधी हुई हैं तीन, और उस पे फिर हम लोगों ने बारी बारी कपड़े लटकाने होते हैं। एक घर तो भी खैर खाली पड़ा है, हम तीन लोग हैं और कपड़े धोने होते हैं सब नहीं। और सब तीनों घरों में सबसे ज्यादा कपड़े मेरे होते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जब रस्सियाँ खाली हों तो तब मैं जाके लटका लूँ कपड़े और धो लूँ उसी दिन। तो काफी दिन से फिर यही देख रही थी, कभी किसी के लटके होते थे कभी किसी के। तो फिर कल जो है रस्सियाँ मैंने देखी फ्री हैं, तो मैंने फिर मशीन लगा ली। तकरीबन 6-7 दिन बाद लगाई तो कपड़ों का ढेर लग गया। और जब भी कपड़ों का ढेर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ बस इस दफा मैंने जल्दी मशीन लगानी और जल्दी कपड़े धोने हैं ताकि बहुत ज्यादा इकट्ठे ना हो। लेकिन फिर वही सिचुएशन हो जाती है, रस्सियाँ फ्री नहीं होती। तो अभी जो है जो चौथा घर हमारे साथ है उसमें अगर कोई आ गई तो फिर तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। तो यहाँ कपड़े फोल्ड हो रहे थे, जिस मिकदार में धुले उसी मिकदार में अब कपड़े जो हैं फोल्ड करने वाला ये और एक मुश्किल काम होता है। खैर ये रूटीन हर खातून के साथ ये काम जुड़ा हुआ है और ये रूटीन चलती रहती है और बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि घर में अफराद हों तो ही कपड़े इकट्ठे होते हैं और यही रौनक होती है। घर में काम होते हैं और साथ टाइम भी पास होता है, वरना फारिग बैठ के क्या करें हम लोग। खैर काम तो औरत के इतने होते हैं कि पूरे दिन खत्म नहीं होते, और जब शाम को हस्बैंड आता है तो वो फिर दुखड़े सुना रही होती है कि मेरे आज इतने काम थे, पूरे दिन काम कर कर के थक गई हूँ। तो कामों को एंजॉय किया करें और इनको बोझ ना समझें। तो बहुत ज्यादा जिस दिन आपने कपड़े धोए हैं तो उस दिन थोड़ा सा सफाइयों पे हल्का हाथ रखें तो फिर गुजारा चल जाता है। सारे काम इकट्ठे कर लें तो फिर जारी बात है आप थकेंगी भी सही। तो कामों को एक रूटीन से लेकर चला करें, एक तरतीब से लेकर चलें, फिर थकावट नहीं होती। और प्लानिंग के साथ अगर काम करें तो फिर तो बिल्कुल भी आप नहीं थकेंगे। कल के व्लॉग में आप लोगों को मेरी थकावट का भी अंदाजा हो रहा होगा, और मुझे अपनी आवाज ही चेंज लग रही थी, इतनी भारी आवाज थी। तो कल जो मैंने बातें की हैं उनको आपने हल्का नहीं लेना कि मैं थकावट की वजह से शायद इस तरह की बातें करी थी। और ये हर घर का मसला होता है और खवातीन अक्सर ही खुद को इग्नोर कर रही होती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर करती हूँ खातून की, और वो खातून जो है मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता थी। तो उसने भी सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस किए और उनकी शादी जो है बहुत ही छोटी एज में हो गई थी, और फिर काफी साल अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से भी नहीं नवाजा। तो वो जो औलाद ना होना था वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया। तो मर्द का क्या, मर्द ने उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और वो जो पहली उनकी मिसेस थी उनको उन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगा दिए कि इसकी तो औलाद होनी नहीं है, पत्नी उसकी जो
सास थी वो उनकी सगी खाला भी थी, लेकिन जब खाला भी सास बनती है तो वो फिर सास ही होती है, खाला वाला रिश्ता कहीं पीछे रह जाता है। खैर वो जो उनकी सास थी उन्होंने भी उनके बारे में, अपनी बहू के बारे में बहुत गलत बातें की कि शायद ये खातून है ही नहीं। और अपने बेटे को उन्होंने फुल फेवर दी और कहा कि नहीं, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, उसने शादी करनी थी क्योंकि मेरी बहू की तो औलाद हो नहीं रही थी, पहली जो उनकी बहू थी। तो खैर हालांकि सगी खाला थी। तो उसके बाद फिर ये क्या हुआ कि उसने डिवोर्स तो खैर नहीं की, पहले मिसेस भी रहती रही, वो कभी भाइयों के घर रहती थी और अपनी भाभी और बच्चों की, भाभी के जो बच्चे थे उनकी खिदमतें करती थी और पूरा घर संभालती थी। और इस तरह उनकी लाइफ करते कराते गुजर गई। और फिर उनके हस्बैंड को कभी कभार ख्याल आ जाता, या उसके जो भाई थे वो प्रेशराइज करते, तो वो कुछ दिन के लिए अपने उसके दो घर थे और दूसरे घर की बहुत बड़ी एक हवेली थी, उसके एक जो कोने में कमरा था वो अपनी पहली मिसेस को दे देते थे, कहते हैं चले ठीक है वो यहाँ रह ले। और उस कमरे में फिर उनकी जो पहली मिसेस थी वो रहना शुरू कर देती थी। और उधर फिर वो थोड़ा बहुत जो खर्चा देता तो देता, बाकी खर्चा जो है उनके देवर उठाते या उनके भाई जो हैं वो खातून का जो भाई थे वो खर्चा उठाते थे। और इस तरह करके फिर कुछ टाइम गुजरा, मतलब कई साल गुजर गए, और पहली जो वाइफ थी उनको अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा। तो उस वक्त उनकी सास जो है वो वफात पा चुकी थी, ससुर भी वफात पा चुके थे, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा। जो उनकी सेकंड वाइफ थी उनके खैर बच्चे थे, 4-5 बच्चे हो गए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने पहली वाइफ को एक बेटे से नवाजा। और फिर वो उसी के साथ लगी रहती और उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया, वो बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई। लेकिन उनकी बदकिस्मती कह लें या अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश कह लें कि कुछ अरसा बाद, तकरीबन 2, 2.5 या 3 साल बाद उनका पहला जो बेबी हुआ था उसकी भी डेथ हो गई, उसको टाइफाइड बुखार हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो फिर वो खातून उसी तरह अकेली रह गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम किया, पहले बेटे की डेथ के तकरीबन 4-5 साल बाद अल्लाह ताला ने दोबारा से उनको बेटे से नवाजा। और वो खुद उसको मतलब बच्चे को अकेला पालती थी, देखती थी, सारा कुछ करती थी, बाप जो है बिल्कुल भी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता था। और वो खातून सिर्फ सैक्रिफाइस किए जा रही थी और कंप्रोमाइज किए जा रही थी। जो सेकंड वाइफ थी उसके भी घर में जाके काम उसके कर आती थी, उसने गाय रखी हुई थी और उसके गाय का सारा गोबर उठाना, उसका दूध निकालना, सारे काम वही करती थी जो पहली वाइफ थी। और दूध जो है वो दोनों मियाँ बीवी और उनके बच्चे पीते थे, जो सेकंड वाइफ थी और उनके जो हस्बैंड थे वो और उनके बच्चे जो थे वो पीते थे। और ये जो है गुजारा करती थी, घर में बकरी रखी हुई थी उसके दूध से, या फिर भाई उसको भिजवा देते थे, तो इस तरह करके ये गुजारा करती थी और हमेशा कंप्रोमाइज लाइफ गुजारती रही। फिर भी उनके हस्बैंड को रहम ना आया, ख्याल ना आया, और उन्होंने उसको एक बेटे समेत वहां से निकाल दिया, जो एक कमरा उसे दिया हुआ था वहां से भी निकाल दिया। और फिर वो अपने भाइयों के घर आके बैठ गई, हर वक्त सोचती रहती थी कि मेरे बेटे का क्या फ्यूचर होगा, मैं इसे कैसे पढ़ाऊंगी। तो फिर क्या हुआ कि उसको गांव में भी ना रहने दिया गया कि वो एक ही गांव में इकट्ठी कैसे रहें। तो जो सेकंड वाइफ थी वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी, तो उन्होंने उसको वहां भी रहने ना दिया, भाइयों के घर भी। और उसको फिर मजबूरन उसकी जो बहन थी उसके हालात थोड़े बेहतर थे, तो वो उनका हस्बैंड आर्मी में था, वो उसको जो उनकी बहन है वो साथ ले गई और फिर वो अपनी बहन के साथ रहने लग गई। और उनके बहनोई ने भी वो जो बहनोई थे वो उनके देवर भी थे, जेठ थे, तो एक ही घर में दो बहनों की शादी हुई थी, तो जो उनके जेठ थे उनके साथ वो रहने लग गई और जो उनकी बहन थी उनके साथ। तो इस तरह करके उन्होंने उधर गुजारा टाइम। तो फिर उनका भरपूर साथ दिया, बहन ने भी, बहनोई ने भी, उनके बच्चे की भी अच्छे से तालीम और तरबियत की जैसे अपने बच्चों की कर रहे थे, और उसका हर तरह से ख्याल रखते थे ताकि उसको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। बिल्कुल अपनी बहनों की तरह दोनों
جو ان کے جیٹھ تھے وہ بھی خیال رکھتے تھے، اور اس طرح کرتے کراتے پھر کیا ہوا کہ اس کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا، اور پھر جب بیٹا جوان ہو گیا اور یہ لوگ دوبارہ گاؤں میں، بیٹا اس کا 10th کلاس میں پڑھتا تھا جب وہ دوبارہ گاؤں میں شفٹ ہوئے، اور کیونکہ ان کے جو جیٹھ تھے وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے تو پھر وہ گاؤں میں آ کے رہنے لگ گئی، اور جو تھا وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی ایڈمیشن اپنے بڑے بھائی کے اسکول میں کرا دیا، وہاں انہوں نے ان کے بیٹے نے میٹرک کیا، اور اس طرح کر کے اس کو کبھی باپ کی شفقت ملی ہی نہیں، ہمیشہ وہ اپنی ماں کو اور جو اس کے تایا تھے انہی سے ہی اس کو شفقت ملی، اور وہ اپنے تایا کو ابو ہی بولتا تھا، اور سارا پیار ان کو ان کے تایا ابو سے ہی ملا، اور اس طرح کر کے ان کی لائف گزری۔ اور پھر کیا ہوا آگے چل کے میں اس کو سٹوری کا بقیہ آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ سناؤں گی، کیونکہ سٹوری بہت لمبی ہے، اور کیا اس عورت کو اس کی سیکریفائسز کا کوئی رزلٹ بھی ملا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی لائف میں بہتری آئی یا نہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گی۔ اور یہ ایک سچی سٹوری ہے اور میری اپنی آنکھوں دیکھی ہے، اور ان خاتون سے میرا کیا تعلق تھا میں یہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی سٹوری کے اینڈ پہ۔ تو سیکریفائسز آپ دیجئے، لیکن بعض اوقات آپ کی ساری زندگی سیکریفائسز میں گزر جاتی ہے، کمپرومائزز میں گزر جاتی ہے، لیکن جس کو ویلیو نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو کبھی بھی ویلیو نہیں دیتا، چاہے آپ جتنی مرضی قربانیاں دے لیں تو اس کی نظر میں آپ ہمیشہ برے ہی رہتے ہو۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کبھی بھی نہ کریں، آپ کی لائف ہے ایک دفعہ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں، ہر وقت رو دھو کر اور کمپرومائزز کر کے اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی اذیت دے کے آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ویلیو کیجئے، پھر باقی رشتوں کو۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔